ईगल आई के साथ मैं हूं मौज़म शहबाज और आज का हमारा टॉपिक है एचआर चैलेंजेस इन पाकिस्तान। इस टॉपिक की बड़ी वैरायटी है। इसकी रीज़न ये है कि एचआर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट होता है, प्राइवेट में डिफरेंट होता है, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो इनके क्या चैलेंजेस हैं एचआर के, और एचआर इटसेल्फ क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है अपने मेहमान गिरामी को। मैं तारुफ कराया देता हूँ अकरम दुरानी साहब। अकरम दुरानी साहब माशाल्लाह 30 साल से ज़्यादा तजर्बा रखते हैं एचआर फील्ड के अंदर। आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में चीफ और डायरेक्टर एचआर के तौर पे काम कर चुके हैं, जिसमें मोस्ट रिसेंट दाऊद हरकुलिस, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एक लंबी फहरिस्त है। आपके साथ हमारे दूसरे गेस्ट शर्जील सुलेमान साहब। आप इस टाइम हलीफ फूड्स के साथ एज ए हेड ऑफ एचआर के तौर पे काम कर रहे हैं। आप दोनों को खुशामदीद। थैंक यू सर अकरम दुरानी साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, एचआर है क्या और इसके एवोल्यूशन की क्या स्टेजेस आई, इस पे आप ज़रा रोशनी फरमाएं। एचआर अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए, जो पहले सुनते थे हम नाम पर्सनल फंक्शन, एचआर का वजूद एक नीड के तहत आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, और इसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। तो पर्सनल का फंक्शन यही था कि जिससे जो शुरू में इवॉल्व हुआ। और वैसे अगर आप पीछे जाएं तो और पीछे चले जाएं तो एचआर का फंक्शन यूँ आया कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मैन पावर, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, तो उस वक्त जो लोगों को रखा जाता था, तो जिस तरीके से अभी भी आप फ़ौज में या पुलिस में कहीं पे जब लोगों को भर्ती करते हैं तो उसमें होता है कि इतना चेस्ट हो, इतनी आई साइड हो, इतनी हाइट हो। तो इसी हिसाब से पहले भी लोगों को रखा जाता था क्लासिफाई करके, और उसी किस्म के लोगों की तलाश के लिए जो फंक्शन रहता था, तो वो एक पर्सनल का फंक्शन था जो इवॉल्व करते हुए बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था। बाद में जाके इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई, लेकिन फिर भी ये इवेंट्स आफ्टर द फैक्ट रिकॉर्ड करता था। जो एचआर का एक जो नॉन स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है इवेंट्स आफ्टर द फैक्ट, अपनी वैल्यू एडिशन कोई नहीं करता। फिर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड टूल्स का इजाफा हुआ और बिजनेसेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, एचआर ने भी इवॉल्व किया, और हम आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट डे एचआर की तरफ आ गए, जो कि एक रिस्पॉन्सिव और एनालिटिकल और स्ट्रेटजिक फंक्शन है। सर इसमें सर एचआर में अगर देखा जाए तो इसको एज अ सपोर्ट फंक्शन के तौर पे किया जाता है। आप इसका क्या ख्याल है कि ये भी कहा जाता है कि एचआर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्या आप इस बात से मुतफिक हैं, और ये किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है? एचआर इटसेल्फ अगर आप देखें तो इसके अंदर बड़ी क्लियर एक बाइफर्केशन है कि इस एचआर के सारे काम के अंदर एक जो कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव या एक टेक्निकल फंक्शन है, जो कि पुराना रोल है उनका, जिसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है, एम्प्लॉय के डेटाबेसेस मैनेज किए जाते हैं। और लेकिन दूसरा है एक स्ट्रेटजिक फंक्शन, जिसमें एचआर एक फ्रंट में रोल प्ले करता है। ह्यूमन कैपिटल जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं, इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी एक बड़ा क्रिटिकल एसेट है। जब एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो दे ब्रिंग देयर ओन सेट ऑफ स्किल्स, नॉलेज, और अब उस स्किल और नॉलेज को मिलाकर उसे रिफ़ाइन करना, और इस रिफ़ाइनमेंट के बाद उसको कस्टमाइज़ करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के मुताबिक। तो इसमें जो मराहल इन्वॉल्व होते हैं, एचआर का ये रोल है कि किस तरीके से रिफ़ाइनमेंट लेकर आए, उनकी ट्रेनिंग करे, उनको डेवलप करे, उनको रिवॉर्ड करे, उनको इंसेंटिवाइज करे, ताकि वो जो ह्यूमन कैपिटल है वो प्रोडक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से इसकी इम्पोर्टेंस बनती है। आप मल्टीनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में काम कर चुके हैं। जैसा आपने फरमाया इसके बहुत से फंक्शंस हैं, तो मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी गुफ्तगू से डेवलप हुई है कि एचआर का शायद सबसे जो पहला फंक्शन है जहाँ से स्टार्ट होता है वो रिक्रूटमेंट है। तो मैं पहले आपका व्यू लूँगा, फिर इस पर आप शर्जील से भी बात करेंगे कि आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं। तो दुरानी साहब, आपसे ये क्वेश्चन है कि
रिक्रूटमेंट में आपको क्या चैलेंजेस आए दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, नेशनल में और मल्टीनेशनल में? क्या सेम चैलेंजेस थे या डिफरेंट चैलेंजेस हैं? अगर आप पाकिस्तान मार्केट की बात कर रहे हैं तो चाहे आप मल्टीनेशनल में के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, चाहे आप नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सो लॉन्ग एज दैट रिक्रूटमेंट इज़ डन ऑन ए मेरिट बेस, तो फिर आप सिलेक्शन कर रहे हो। नहीं तो आप नॉमिनेशन के ऊपर सिर्फ लोगों को हायर करके प्रोसेस कर रहे हो, तो एक डिफरेंट स्टोरी है। टैलेंट की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है हर लेवल के ऊपर। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिफाइड टैलेंटेड लोगों की कमी बहुत ज़्यादा कमी है। तो एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इज़ नॉट नेसेसरली स्किल्ड टू फिल द गैप्स इन द इंडस्ट्री वेयर पीपल आर रिक्वायर्ड। और उसके पीछे अगर हम उसके अवामिल में जाए, उसको तलाश करें कि क्या वजह है, तो हमारा एजुकेशन का जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक इसको ब्लेम करता है। हम फैक्ट्री की तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रेजुएट्स कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से, जिनका कोई पर्पस नहीं होता, कोई एम नहीं होता कि वो क्यों ये जो भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे क्यों निकल कर आ रहे हैं। बेशतर ग्रेजुएट्स को आप अगर इंटरव्यू करें तो पता चलता है कि वॉट एवर दे हैव स्टडीड, दे हैव नो आइडिया व्हाट दे हैव स्टडीड। मैंने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, और पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक में मुझे तजुर्बा हुआ है। हर साल वहाँ पे स्टेट बैंक के ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लोगों को हायर किया जाता था। तो जो मैं आपको टैलेंट की ड्रेथ और उसकी क्वालिटी की जो शॉर्टकमिंग है उसका एक अंदाज़ा देता हूँ कि एक बैच को हायर करने के लिए जब भी एडवर्टाइज़ किया जाता था तो हमारे पास 8 से 9 हज़ार एप्लीकेशंस आती थी। उन एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें से अनवांटेड एप्लीकेशंस को निकालने के, इररेलेवेंट एप्लीकेशंस को निकालने के बाद कुछ 5 से 6 हज़ार लोगों को हम रिटन टेस्ट देते थे, और उस रिटन टेस्ट में से 300-350 लोग पास हो सकते थे, और उस 300-350 में से मुख्तलिफ मराहल से गुजर के 30 लोग सेलेक्ट होते थे। तो इसमें पूरे पाकिस्तान के तूले अर्ज से कैंडिडेट्स आते थे, चाहे कराची हो, चाहे फारदस्ट प्लेस वेयर देयर इज़ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह से लोग आते थे। तो आई वॉज एबल फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ पीपल कमिंग फ्राम दिस। ज़्यादातर ये महसूस होता था कि लोग सिर्फ रट्टा मार के पास होते थे, बहुत कम होते थे जिन लोगों को अपने सब्जेक्ट का पता होता था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं, टू फाइंड द राइट टैलेंट। एक तो जो नॉलेजेबल हो, स्किल कर सके। दूसरा जो हमारे पास फुकदान है वो है स्किल बेस्ड टैलेंट की अवेलेबिलिटी का। हमारे तालीमी इदारे सिर्फ डिग्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत कम इदारे हैं जो हुनर लोगों को सिखाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ग्रेजुएट हो, तो हर काम के लिए डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत है, और हमारे पास पॉलिटेक्निक्स तकरीबन ख़त्म हो गए, क्वालिफाइड लोग नहीं आते। तो जो ख़ास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें लोगों को हायर करने के बाद एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ले जाना पड़ता है, जहाँ पे उन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो केपेबल हो प्रोडक्टिविटी के लिए। सो आप रिक्रूट करने के बाद काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है उस टैलेंट को वर्केबल टैलेंट में कन्वर्ट करने के लिए। शतील, आप हलीफ फूड्स में आपका भी क्या सेम एक्सपीरियंस है? आपको भी इन जैसा अकरम दौरानी साहब ने बताया कि हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, या आपके पास कोई वर्कलोड कम है, और क्या चैलेंजेस सेम है? नहीं, इन माय ओपिनियन इन्होंने एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, हिट द बुल्स आई वाली बात की है। और ही इज़ एक्चुअली mentioned in a specific thing that is very very key to our current scenario overall. हमारे पास रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, पीछे से सप्लाई डिफरेंट है। वी रिक्वायर the kind of graduates produced from some of the top universities of the country, लेकिन जो हमारी masses of the universities हैं वो produce
जो आपको करके दे रही हैं दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट. The graduates that come who are fresh, उनको they lack confidence, they lack communication, they lack presentation, they have no clue कि उन्होंने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देना है तो उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है. और ये हम सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप असेस कर रहे होते हैं कैंडिडेट को तो यू हैव ए एंटायर स्पेक्ट्रम कि आप उसको क्या. तो व्हाट आई मीन टू से इज कि देयर हैज़ टू बी वर्क डन ऑन दिस फैक्ट कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए. अगर देखिए वी नीड टू रियलाइज दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट कि इट्स नॉट जस्ट ए स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल कि आप एक बंदे को एक इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहे हैं तो वो उसके लिए काफ़ी है. दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. हमें हमारे इंस्टीट्यूट्स को जो ग्रेजुएट्स निकालने हैं वो एक कंप्लीट होलसम प्रोफेशनल होना चाहिए कि जो इक्विप्ड हो तमाम उन स्किल्स के साथ जो रिक्वायर्ड होंगी उसको एक जॉब पे परफॉर्म करने के लिए, नेचुरली जॉब लैंड करने के लिए. इनफैक्ट इवेंचुअली तो वो ही स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स एक्सपर्टीज उसको ऑन द जॉब आते रहेंगे एज ही ग्रोज एंड एज ही वर्क्स. बट यू सी इवेंचुअली जो बेस और फाउंडेशन सेट की करनी होती है एक यूनिवर्सिटी या उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट बीइंग डन. फिर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट कि जी डू वी गेट रिसोर्सेज, मतलब कि उस तरह क्या हज़ारों की तादाद में आते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. इसमें भी एक और एंगल ये भी है कि इफ़ यू एडवर्टाइज ए पर्टिकुलर पोजीशन, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से प्रोडक्शन मैनेजर. हमने एडवर्टाइज़ की किसी भी चैनल के थ्रू, ऑनलाइन कर दी, प्रिंट मीडिया के थ्रू कर दी या कैसे भी कर दी, तो व्हाट हैपन्स इज़ उस पर्टिकुलर पोजीशन की ओवरऑल सीवी शायद आपको 30% या 20% रिसीव हुई हो, जो ओवरऑल सीवीज आपको रिसीव हुई होती हैं. एक्चुअली बाकी जितनी भी सीवीज होती हैं वो इरेलेवेंट होती हैं. मतलब कि द कैंडिडेट्स दे जस्ट, क्योंकि उनको एक ईमेल एड्रेस या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नज़र आ जाता है फॉर वो अप्लाई कर देते हैं, तो वो अप्लाई कर देते हैं कि यार हम भेज दें बस किसी तरह. हमारा इवेंचुअली फिर आप उनको शॉर्ट लिस्ट फिल्टर करके यू हैव टू वर्क अ लिटिल मोर, बट इवेंचुअली यू गेट द पूल के केस में से आ जाता है. तो ये दिस इज़ वन एस्पेक्ट कि जिसके अंदर यू नीड टू रियलाइज कि अब देखो अगर यही चीज़ अगर इफ़ दिस हैड बीन बिल्ट इनटू देम कि यार यू नो व्हाट वेयर यू हैव टू अप्लाई, यू शुड बी प्रोफेशनल इनफ. आप समझते हैं कि हमें ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जॉब के ऊपर आपने अप्लाई किस तरह से करना है जब कोई जॉब एडवर्टाइज होती है? मोस्ट डेफिनेटली यार. एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो शजील ने भी कहा उसी बात को कि क्वालिटी ऑफ पीपल. लेकिन अगर हम इसकी थोड़ा सा पीछे जाके इसके अवामिल को देखें, रीसेंट एग्जांपल आपको नज़र आता है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स जो आए हैं. इतना पैथेटिक रिजल्ट आया है जिसमें कि पाकिस्तान के सबसे टॉप के क्वालिफाइड लोग कम्पीट करते हैं और इस लेवल के ऊपर आया. अब उस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर इसका सोल्यूशन ढूंढने के बजाय अब उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब ये इसलिए आया है कि कोई नए साहब आए हैं सिविल सर्विस एकेडमी में जिन्होंने पासिंग मार्क्स चेंज कर दिए हैं और पहले ऐसे होता था. तो वी जस्ट फाइंड एक्सक्यूजेस. दूसरा एक और एलिमेंट है जिसके ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है. एक तो आपका एजुकेशन जो करिकुलम है, निज़ाम है तालीम का, उसको डेवलप करने और उसको मार्केट के साथ कंपैटिबल बनाने की ज़रूरत है. लेकिन हम किस तरीके से इसको टेस्ट करते हैं, जो हमारे एग्ज़ामिनेशंस हैं और उसकी जो क्वालिटी है, वहाँ पे जो चीटिंग होती है, जो पैसे लेके करवाई जाती है, उन रिज़ल्ट्स का कोई मायने नहीं है. सर चीटिंग के अलावा क्या हम ये भी वो एलिमेंट मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो भी किसी न किसी हद तक ज़रूर मौजूद है. क्या ऐसा भी है कि हमारे हम जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, या कॉलेज के अंदर जो हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, और हम उनको जो ग्रेडिंग सिस्टम हमने बनाए हुए हैं उसमें शायद हम बच्चों को लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और नॉलेज को अप्लाई करने के स्किल्स या वो चीज़ हम नहीं सिखा पा रहे जी. और हम उनको
ग्रेड्स की तरफ, अब ये भी होता है कई दफ़ा कि ग्रेड्स आप बहुत अच्छे ले आते हैं, आपका 3.5 लेकिन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं होती है। नहीं होता जी। इस पे क्या ये भी एक रीज़न हो सकती है? जी है ना, चक्कर ये है कि तालीम आप करिकुलम उठा के देख लें, इतने पुराने कोर्स जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उसे अपडेट किसी ने नहीं किया। अच्छा, अभी जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन काम कर रहा है, दे एक्टिवली यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर करिकुलम, और यूनिवर्सिटीज़ के अपने भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होते हैं, दे क्लेम टू बी कि हम अपने जो करिकुला है उसको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जो आप बात कर रहे हैं ना, जो इन्होंने भी बात की है कि देखो द यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, हमारे पास जहाँ से मैंने मास्टर्स किया है वहाँ हमारे पास पाकिस्तान की बहुत अच्छी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टॉपर्स आए, और चूँकि हमारा यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पे बहुत वो जो लो परफॉर्मर्स होते थे ना, वो इवेंचुअली फ़िल्टर आउट हो जाते थे। जितने टॉपर्स थे, कोई किसी यूनिवर्सिटी का था, कोई किसी यूनिवर्सिटी का था, दे वर फिल्टर आउट विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर। यानी कि वो टॉपर्स थे अपनी यूनिवर्सिटी के, बट दे कुड नॉट सर्वाइव अ सिंगल सेमेस्टर इन द यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स लेके तो आ गए, लेकिन दे डिड नॉट नो कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे होती है, आपने हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट दिस एंटायर सिस्टम, कैसे उसके अकॉर्डिंगली आपने रिएक्ट करना है। सो दैट्स समथिंग दैट ओवरऑल वी नीड टू लुक ऐड कि भाई हमारा पूल, हमारे देखो यूनिट आपको ये चीज़ें सिखानी पड़नी है। जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को फ्रॉम द स्टार्ट एक एक करके सिखाते हो, उसी तरह आपको हमारे इन ग्रेजुएट्स को भी वी नीड टू टेक देम एज लिटिल किड्स कि जिनको नहीं पता ये चीज़, एंड वी नीड टू टीच देम ईच एंड एवरी थिंग इन देयर यूनिवर्सिटीज़। हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे यंग स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू ए सिस्टम जहाँ पे उनको एक रिपीटेटिव चीज़ कराई जा रही है, बुक्स पढ़ाई जा रही है, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, क्विजेस दे के वो सेमेस्टर सिस्टम से पास आउट हो रहे हैं, बट दे आर नॉट बिकमिंग गुड प्रोफेशनल। अच्छा, रेमेडी क्या है? नहीं, अच्छा चल इस रेमेडी की बात करते हैं, लेकिन इस हमने बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट करी है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। एग्जैक्टली। ये तो हमने एंट्री लेवल के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द बिल्कुल उस तरफ मैं भी आना चाह रहा था सर्कमस्टांसेस की बात की है, लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं है। देयर आर एक्सेप्शंस, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ लोग निकल कर आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सो कॉल्ड अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एलिट्स के लिए हैं। वहाँ पे जो आपकी मासेस हैं उनको रीच नहीं है उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो आपका मेजॉरिटी ऑफ योर टैलेंट इज गोइंग टू वेस्ट because they don't have access to those institutions where quality education is being delivered. तो उससे एक बड़ा विशस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इदारे हैं, इसमें कुल्ली तौर पे हमारे पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, एंड वी रन सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस, वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के साथ हम चलते हैं। इसको यही पाकिस्तानी मैन पावर फिल कर रहा है। तो वो मैन पावर भी हमारे इंस्टीट्यूशन से आता है। और लेकिन उसमें जो तशनगी है वो ये है कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस, एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मुझे पता है बिल्कुल खुलेआम जो फ़ौरन जहन में आता है, लम्स है। जैसे लम्स ने अपना आउटरीच प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो मेरिट के ऊपर जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें देते हैं। इसी तरीके से दूसरे इंस्टीट्यूशन ने भी किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रिमेनिंग डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और एक झूठ का और फरेब का धंधा है जो चल रहा है। अच्छा सर, ये तो हमने अभी तक जो हमारी डिस्कशन रही है वो रही है फ्रेश एंट्रेंट्स की जो मार्केट में आते हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट लेवल की बात करें, हम सीनियर पोजीशंस की या मिड लेवल पोजीशंस की बात करें, क्योंकि वो भी आपके लिए चैलेंजेस हैं, उन पोजीशंस पे आपको सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स की जो ट्रेनिंग है उस पे क्या चैलेंजेस रहते हैं, और अगर उन पोजीशंस को जब वो वैकेंट होती हैं तो आप उनको फिल करने के लिए उनमें क्या इश्यूज होते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया था कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को इंडक्ट करती हैं एंट्री लेवल के ऊपर, और उसके बाद मुख्तलिफ मराहल पे उनको प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और मेक देम प्रोडक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स द टेक्निकल जॉब्स। मैनेजमेंट की जॉब्स में भी लोगों को तरबियत दी जाती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को डेवलप किया जाता है, और
ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप मिडल ईस्ट में ले लें और जनरली वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे ग्रेजुएट्स और हमारी जो क्वालिफाइड वर्क फोर्स है अच्छी खासी सप्लाई है दुनिया में हमारे पास से। तो मैं जो कह रहा था तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जब लोग डेवलप हो जाते हैं तो वो आगे जाकर प्रोडक्टिव रहते हैं। एक बैच है हमारा जो कि बाहर के मुल्कों में पढ़ता है, उनमें से उनकी अच्छी खासी तादाद पाकिस्तान वापस आती है, वो भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं वर्क फोर्स के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स ही हैं जो हमारे इदारों के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और यहीं से ये निकल कर दुबई भी जाते हैं, मिडल ईस्ट में फीड होते हैं यहीं से, और यूरोप में और अमेरिका में यही लोग फीड होते हैं। बात एग्जैक्टली इनकी बिल्कुल ठीक है, 110%। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड कि देखो टेक्निकली स्किल वाइज हम लोग वी आर सेकंड टू नन, ठीक है। वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स इंजीनियर्स वर्किंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम लोग हर जगह हैं, बट इवेंचुअली द पॉइंट अगेन ही हैज़ हिट अगेन द बुल्स आई के भाई it's not just technically, we need to see the person and individual in the whole sum. We ab to khair it's improved a lot. We have people in senior positions who are more or less aware of all of these aspects कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरह, how to be about in an organization. But you kind of feel sorry for a person who is technically so sound और वो he has all the required technical aspects के बिल्कुल, but eventually when it comes to a particular soft skill में कोई meeting है, कोई presentation है where he has to present something या कुछ, और एक general आपकी meeting में कोई discussion हो रही है and he is not being able to put forward his point of view, so then it kind of hits you कि यार this is something that he should have had, तो इससे there would have been no comparison to him. सलमान, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। Sure. वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के हवाले से और सीनियर लेवल मैनेजमेंट के हवाले से भी। अब आप डेफिनेटली हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिसका मकसद ग्रोथ है, कोई ना कोई रिजल्ट्स को अचीव करना है। इसमें लोगों की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंगेजमेंट को कैसे इंश्योर किया जा सकता है और इसमें एचआर का क्या रोल है? जैसे हमने पहले बात की थी जब एचआर फंक्शन उसके रोल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, एचसीएम की हमने बात की थी, टोटल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की थी, तो उसमें जो रोल का तस्करा हुआ था कि वी आर नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग द डेटा ऑफ द एम्प्लॉयज़ बट लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द पीपल एंड टेकिंग एक्शंस टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी एंड टू रिफाइन दैट ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक आपके ह्यूमन कैपिटल है, उसको रिफाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव बनाने की बात की थी। तो जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये वही अमल है जिसके ज़रिए आप प्रोडक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो एक एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि जो उसका स्किल सेट है, जो उसकी नॉलेज है, उसको फर्दर डेवलप किया जाए और उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके साथ उसको कंपैटिबल किया जाए और जो उसमें गैप्स हैं उन गैप्स को एड्रेस किया जाए ताकि जो उसकी ओवरऑल क्वालिटी है स्किल्स की वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के साथ कंपैटिबल हो जाए। ये तो एक एलिमेंट हुआ। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना और इंक्रीज़ करना है, ह्यूमन कैपिटल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर and the manner in which the whole enterprise is managed is also very important. उसके अंदर ज़रूरी है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस पर आपको क्लैरिटी हो, आपने वेल रिसर्च अपने गोल्स को डेवलप किया हो, आपने मार्केट फोर्सेस से आपकी वाकफियत हो, आपको अपने कंपटीशन का अंदाज़ा हो, मार्केट में क्या नीड है उसका अंदाज़ा हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का पता हो, कॉस्ट, सप्लाई, वेंडर्स, उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, किधर सप्लाई होगा, कौन सा सीज़न में डिमांड है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको अबूर हासिल होना चाहिए और इस तमाम अमल से गुजर कर आपने अपना टारगेट बनाना चाहिए। जैसे कि सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ एम्प्लॉई को देख कर ये ना कह सकते हैं कि जी इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है, आपके गोल्स सही होने चाहिए ताकि ओवरऑल रिजल्ट फॉर द एंटरप्राइज आए। तो क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, वेल रिसर्च
और डेवलप होना चाहिए। उसके साथ एम्प्लॉयज़ को उसका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू डू। फिर उसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप एम्प्लॉयज़ को इनेबल करें और एम्पावर करें। जो काम उनसे लिया जाना है उसके लिए उनको एम्पावरमेंट करें ताकि वो अपने फैसले कर सकें और डिलीवर कर सकें। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर टूल्स एंड सिस्टम्स भी प्रोवाइड करें उस प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए सिर्फ पीपल रोल नहीं है, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस का भी रोल है, प्लानिंग का भी रोल है, एम्पावरमेंट का भी रोल है। फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कि एम्प्लॉयज़ की जो अचीवमेंट होती है उसको रिकग्नाइज़ किया जाए, उसको प्रेज़ किया जाए और उसको रिवॉर्ड किया जाए। तब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है कि आप एक बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एलिमेंट जो मिस होगा तो वो आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी की डिज़ायर है उसमें गैप्स रह जाएंगे। सर बात अभी मैं करना चाहूँगा दूसरे एंगल से भी, एम्प्लॉय के एंगल से। सलमान, आप क्या समझते हैं कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक अच्छा काम का एनवायरनमेंट वो उनके नज़दीक क्या होता है? यार, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वी आर टॉकिंग कम्प्लीटली फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आपको यू नीड एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है आप एक काम की जगह पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सर टेबल पे रखना है और उसके बाद वहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। बाय एंजॉय आई मीन यू हैव टू हैव ए रिलैक्स वर्किंग एनवायरनमेंट। हर एम्प्लॉई की रिक्वायरमेंट होती है कि यार हर वक्त कोई प्रेशर वाला सिचुएशन ना हो, इट शुड बी वेरी ओपन एनवायरनमेंट, ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फिर द फोरमोस्ट एक्सपेक्टेशन इज़ कि उसको एक करियर पाथ नज़र आ रहा हो, उस करियर पाथ के साथ साथ उसकी लर्निंग ऐसी हो रही हो कि वो हेल्प कर रही हो उसको उस करियर पाथ में ऊपर लेके जाने के लिए। नेचुरली एक इंसान की एक बेसिक इंस्टिंक्ट है ना कि इफ़ ही इज़ वर्किंग और एग्जर्टिंग और वो किसी काम में मेहनत कर रहा है या किसी काम में अपनी एफर्ट पुट इन कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यार इसके अगेंस्ट मुझे वो रिवॉर्ड भी मिले। तो ये तीन चार बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यू नीड टू क्रिएट ए रिलैक्स्ड फन वर्किंग प्लेस, you need to create a system or an environment which gives an employee a learning capability or capacity whatever। यानी कि चाहे वो एम्प्लॉई एक जूनियर लेवल पे हायर हो रहा है, चाहे कि एम्प्लॉई एक सीनियर लेवल पे हायर हो रहा है या मिड लेवल पे हायर हो रहा है, ही हैज़ टू हैव ए लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर हिम। और सेकेंडली उसका करियर पाथ उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो। तो दीज थिंग्स आर क्रूशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप अपने एम्प्लॉई को ये चीज़ें प्रोवाइड करें। अकरम जवेद साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैक वेल्च का मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि एचआर का जो रोल इसमें होता है कि वो ठीक है फन प्लेस वो सारा, लेकिन उन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स दी कि देखें इन के अंदर आपको एक बेहतर टीम चाहिए, एक आपको किसी आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको एक विनिंग टीम चाहिए। तो एचआर का जो रोल है वो टुमारोज लीडर प्रोड्यूस करना है और आज के जो लीडर हैं उनको भी डेवलप करना है। तो और इसके अलावा एक जो दूसरा हमारा लोकल एक्सपीरियंस भी रहा है, शायद आप उसके साथ एग्री भी करें कि हम थोड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पर्टिकुलरली कि जब आप उन एम्प्लॉयज़ को रिलैक्स एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं तो उसका मिसयूज़ भी होता है। तो आपकी इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आपकी क्या राय है? अच्छा, ठीक है, पहले मैं आपके ये मिसयूज़ वाले कमेंट का जवाब दूं, उसके बाद मैं पीछे आके दूसरी बात करूंगा जैक वेल्च वाली जो आपने की। अच्छा देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने पहले सबसे पहले जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया तो हमने कहा कि जी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बिलाशुबा हमारे पास ग्रोथ कर रही हैं और बहुत बड़े नाम बिजनेस हाउसेस डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप अगर मिडिल लेवल और उससे नीचे की ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, इवन बड़ी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें एम्प्लॉई को एक बर्डन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। हमारे पास सबसे बड़ा मसला एम्प्लॉयर्स की तरफ से कंप्लायंस का है। हमारा एम्प्लॉयर मिनिमम वेज नहीं पे करना चाहता, हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से वक्त से ज़्यादा काम लेना अपना हक समझता है, हमारा एम्प्लॉयर उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं देता, और
ये मसाइल जो है किसी अच्छे खुश एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉय को खुश करने वाले नहीं हैं। तो आपके इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग सॉर्ट ऑफ ए ट्रीटमेंट कि अगर आप मुझसे गिला कर रहे हैं कि मेरी आंखें क्यों बाहर हैं, आप मेरा गला दबाना बंद करें, मेरी आंखें बाहर नहीं निकलेंगी। तो इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एम्पावरमेंट करें, और देखिए चीज़ों को आप खुली छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को आप जेल भी नहीं बना सकते। मैं एक इदारे में काम करता था, वहाँ पे माहौल जो है बिल्कुल जेल का सा था। आप जिधर हिलें आपने जो है इलेक्ट्रॉनिकली अटेंडेंस अपनी लगानी है, और 1 मिनट इधर हो जाए 1 मिनट उधर हो जाए तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब लोगों का मामला आता था तो उस वक्त जो है आगे से एम्प्लॉयर जो है अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार नहीं है। तो हाँ, जब आप किसी जगह पे डेलीगेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो डेलीगेशन विद अकाउंटेबिलिटी होता है। तो आप किसी को जब एम्पावर करते हैं तो उससे नताइज के ऊपर करें, और जब किसी को डेलीगेट करते हैं तो आप उसकी सलाहियत का भी अंदाज़ा लगाते हैं। और कहीं पे आपको डेलीगेशन करने के बाद थोड़ा सा हैंड होल्डिंग करना पड़ती है, कहीं पे आपको पीरियोडिकली आके देखना पड़ता है कि आर दे ऑन ट्रैक, और कहीं आपको जो है बिल्कुल छोड़ देना पड़ता है इसलिए कि आपको कॉन्फिडेंस है कि दे अंडरस्टैंड। तो वन ग्लव फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती है कि आप बिल्कुल ही छुट्टी दे दें या फिर डंडे मारना शुरू कर दें। आप जिस तरीके से इवॉल्व होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसके अंदर आप उसको मैनेज करें। यहाँ पे एक सॉरी जी बोलिए। मैं सिर्फ यहाँ पे एक और बात भी ऐड कर दूंगा कि जैसे जैसे आप अपने एनवायरनमेंट को रिलैक्स और मोर ओपन करते जाते हैं तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा फिर इवेंचुअली जो स्पेसिफिक बॉसेस होते हैं, जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर आ जाती है कि हाउ वेल डू दे मैनेज देयर डोमेन। देखिए बॉस और या जो लाइन मैनेजर होता है, ही इज़ द की फिगर इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। अपनी अपनी डोमेन का वो की फिगर होता है, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके ऊपर भी आनी शुरू हो जाती है कि भाई हाउ वेल डज ही मैनेज। ए गुड बॉस इज़ समवन हु कैन मेक हिज टीम एडजस्ट टू एनी एनवायरनमेंट। तो that's something that organizations need to focus upon कि how to create an open environment with specifically keeping things in order. तो ये एचआर का एक चैलेंज है बहुत Yep. बड़ा कि आपने दोनों एंगल को, अपने एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस को भी देखना है, एम्प्लॉइज को भी देखना है। तो सर इसके साथ मैं अपने वो पहले क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ, जैक वेल्च वाले की तरफ। जी, मैं उसके इस सिनेरियो के अंदर आप एक विनिंग टीम कैसे बनाएंगे, और लीडरशिप रोल्स क्या? हाँ, मैं उसके ऊपर आ रहा था। जो पहले मैंने कहा था कि मैं एक दूसरा कमेंट करूँगा। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल प्रोडक्टिविटी और पीपल रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जिम्मेदार सिर्फ एचआर नहीं है। देखिए, जो एचआर का एक टिपिकल रोल था डेटा कीपिंग और इन चीज़ों का, ये तो बहुत सारे आपके सिस्टम्स ने टेक ओवर कर लिया। बहुत से वक्त ये जो टेक्निकल फंक्शंस हैं, रिकॉर्ड कीपिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, ये आप आउटसोर्स कर देते हो। तो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एचआर का रोल जो है एक इनेबलर का है, एक फैसिलिटेटर का है। तो जो लाइन मैनेजर हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। 50% ऑफ एनी लाइन मैनेजर्स जॉब इज टू मैनेज देयर पीपल। सर अगर आप इस पे थोड़ी नाज़रीन के लिए वजाहत भी फरमा दें कि इनेबलर और फैसिलिटेटर से क्या मुराद है आपकी? इनेबलर और फैसिलिटेटर की बात यह है कि एचआर का रोल ये होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखे कि हमारे पास लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, विच आर द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अपना रोल पूरा कर रहे हैं। अगर एक मैनेजर है तो मैनेजर क्या वो डाइवर्सिटी के साथ डील कर रहा है, लोगों में तफरीक नहीं करता है? क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता है? क्या वो ऑनेस्ट है अपने कम्युनिकेशन में? क्या वो सिर्फ कुछ लोगों को मालूमात देता है, कुछ लोगों को मालूमात नहीं देता? उसका कम्युनिकेशन कैसा है? उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? वो कितना ऑनेस्ट है अपने डीलिंग्स में लोगों के साथ? तो और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के ऊपर कितनी तवज्जो कर रहा है? फिर ये भी देखा जाए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी जगह से लोग टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये लोग किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहते, तो ये डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क नहीं बल्कि
जो उस डिपार्टमेंट का जो माहौल है उसको देखा है, तो एचआर की ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को मॉनिटर करे और इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए पुलिस मैन के तौर पे आकर उधर डंडे ना बरसाए, बल्कि उसको फैसिलिटेट करे, उसको इनेबल करे, उस मैनेजर से बातचीत करें और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, कोचिंग की, काउंसलिंग की, या अगर कोई पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कराने के लिए, तो ये फैसिलिटेटर का रोल है। कहीं पे कम्युनिकेशन का फुकदान है तो मे बी किसी मैनेजर को भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वो ट्रेनिंग पहुँचाए, या उसको कोचिंग की ज़रूरत है तो वो करे। तो एचआर और ये इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो एज़ पर डिफाइंड पॉलिसी लिए जा रहे हैं। तो कॉन्शियस कीपर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एन इनेबलर एंड ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। और इसका मतलब ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर सेट करने की ज़रूरत है जिसमें सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिक चल रही हों। जी। सलमान, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि एक अच्छा कल्चर किस तरह से सेट किया जा सकता है और उसको सेट करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? देखो, कल्चर्स फॉर्मुलेट होते हैं बिहेवियर्स और नॉर्म्स को मिला के एक, आप उसको यू कैन सेफली कॉल इट कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कल्चर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़, कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाउ डू दे गो अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर आप कल्चर की बात करते हैं वहाँ पर आप उन इनेबलिंग फैक्टर्स की बात करते हैं जो उन बिहेवियर्स को आइदर फैसिलिटेट करते हैं या उन बिहेवियर्स को निगेट करते हैं। कौन सी चीज़ें आप करवाना चाहते हैं, आप प्रमोट करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी चीज़ों को आप चाहते हैं कि ये ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आप क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से आपके एस्पेक्ट्स हैं, हाउ डू पीयर्स टॉक टू ईच अदर, how do the people talk to each other top down, लोग एक दूसरे से ईमेल्स पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, लोग ऑफिस में किस तरह एक दूसरे के साथ उनका रवैया किस तरह का है, फिर क्या आपके लोग उस एक्चुअली उनके अंदर वो विल टू परफॉर्म क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई भी है, क्या डू दे हैव द एक्चुअल फील टू हेल्प देयर सबॉर्डिनेट्स, देयर पीयर्स। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपका एक कल्चर फॉर्मुलेट करती हैं। अब इन चीज़ों को आप कैसे प्रमोट करते हैं, दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि आप उसको यू सेट डिफरेंट पैरामीटर्स के जिसके अंदर आप उनको रिवॉर्डिंग मैकेनिज़्म रखते हैं, फिर आप उनके अंदर एक क्या कहते हैं, एक ऐसा मैकेनिज़्म डिज़ाइन करते हैं कि जिससे वो कुछ ख़ास बिहेवियर्स को अवॉइड करें। यू हैव सर्टन प्रोसीजर्स जिसके अंदर आप कह लें वो स्टिक कैरेट एंड स्टिक वाला जो एस्पेक्ट आ जाता है वो आपके पास अवेलेबल होता है। फिर इसके अलावा देन अगेन द मेन पॉइंट इज़ द पीपल, वो जो आपके लोग हैं ना, दे एक्चुअली सेट द कल्चर। आप क्या उनके अंदर वो वैल्यूज़ डेवलप कर पाते हैं, आपके बॉसेस क्या नीचे वो डिसइंटीग्रेट करते हैं वो वैल्यूज़ जो आप फ्रॉम द टॉप साइड उनको एक्चुअली इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। सो द की फैक्टर इज़ हाउ वेल दिस एंटायर सिस्टम वर्क्स इन विच यू इन्फ्यूज़ दीज थिंग्स इनटू योर एम्प्लॉयज़। अनुराग साहब, मैं जो सीख पाया हूँ, बात दोबारा टैलेंट की तरफ आ रही है। कल्चर में भी हम बात कर लें, बात टैलेंट की है, परफॉर्मेंस में भी टैलेंट की है, विनिंग टीम में भी टैलेंट की है। अब जिस तरह से जो हमारी डिस्कशन होती आई है कि यहाँ यानी टैलेंट का इशू भी है और टैलेंट बहुत अच्छा भी है, लेकिन कंपनीज भी ज़्यादा है, मल्टीनेशनल भी हैं, कुछ बहुत अच्छे पैकेज दे रही हैं, कुछ दरमियाने पैकेज भी दे रही हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर एचआर का जो चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है उस पर आपकी क्या राय होगी कि किस तरह से आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट को किस तरह एक्वायर करते हैं और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, और वो जो जैसे टॉप एम्प्लॉयर है तो उसको ज़्यादा अच्छा टैलेंट मिल जाता है और वो खुद से अप्लाई करना चाहता है, तो इसमें जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दरमियानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टैलेंट को किस तरह से एक्वायर करें? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर के बारे में हमने बात करी, किस किस्म का आप कल्चर चाहते हैं वो करते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में झूठ का राज हो, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर भी होता है। अगर आप प्रोमिसेस करते हो और अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड नहीं करते हो और आप कमिटमेंट्स करते हो उसको डिलीवर नहीं करते हो, तो
फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देती हैं, अपने एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट भी करती हैं, सब करती हैं। लेकिन हम देखें कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस गो ए स्टेप फॉरवर्ड बियॉन्ड द ऑब्वियस। वो लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट करती हैं, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स करती हैं, उसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस के को रिस्पेक्ट करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो वीकेंड के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए। एम्प्लॉयर ये कहता है कि जी मेरे वक्त क्यों ख़राब करे इसके साथ। मैं अमेरिकन एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वर्क बैलेंस रिस्पेक्ट इतनी थी कि अमेरिकन एक्सप्रेस वर्ल्ड में कोई भी सेमिनार मंडे को नहीं स्टार्ट होता, ट्यूसडे को स्टार्ट होता है। उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉई वीकेंड अपनी फैमिली के साथ गुजारे और मंडे को ट्रैवल करे और डेस्टिनेशन पे पहुंचे और ट्यूसडे से सेमिनार स्टार्ट हो। और सेमिनार्स यूजुअली मीटिंग्स फ्राइडे को दोपहर में ख़त्म हो जाती थी, इस वजह से कि दे कैन स्टार्ट देयर जर्नी बैक होम एंड दे बी विद देयर फैमिलीज ओवर द वीकेंड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्शियस डिसीजन है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दे केयर फॉर द एम्प्लॉयज़। तो इस तरह के डिसीशंस होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिए जाते हैं, करियर प्लानिंग की जाती है, सोशल एस्पेक्ट को इनकलकेट किया जाता है। जब एक एम्प्लॉई आपके लिए सर्विस डिलीवर कर रहा है तो उसके पीछे जो उसके मसाइल हैं उनका कोई हल दिया जाए। मीन्स जो टैलेंट एक्विजिशन पे एक प्रॉब्लम है, यानी आपकी इन पॉलिसीज जो हैं वो आपकी रिक्रूटमेंट के ऊपर इफेक्ट करेंगे। बिल्कुल। देखो एचआर अपना रोल यहाँ पे देखो, एचआर कल्चरल चेंजेस और कल्चरल चीज़ों को मोल्ड करने के लिए अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है कि आप यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइन मैनेजर्स। ठीक है, आप ऑब्वियसली जिस तरह अभी दुरानी साहब ने बात की कि आप यू वर्क विद द मैनेजमेंट और यू सेट इन रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो कि लॉन्ग टर्म भी हों और यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग एंड देन व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट वर्किंग विद द लाइन मैनेजर्स। आप यू हैव ए वेरी क्लोज कनेक्ट विद देम एंड यू एक्चुअली guide them on how to inculcate the factors that you want from your employees। आप अपने एम्प्लॉयज़ में वो जो ट्रस्ट, वो जो ओपननेस, वो जो फ्रेंडलीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो लाइन मैनेजर किस तरह नीचे इनकलकेट करे। these aspects are some जो कि being an HR इंडिविजुअल या HR प्रोफेशनल आप अपना रोल किस तरह प्ले करते हैं। देखिए, आप ये नहीं कह सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डू दिस बीइंग एन एचआर इंडिविजुअल कि भाई आप बैठे, आपने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कल से सारे ये करेंगे। करने को तो आप कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। होता भी है, मैं वही कह रहा हूँ कि करने को आप कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ ए वे कि आप ये चीज़ें कैसे ओपनली और एक अच्छे तरीके के साथ इनकलकेट कर सकते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच इज़ अगेन वर्किंग विद द लाइन मैनेजर्स। उनको बताएं कि यार ये हम चाह रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे ओपन रहें, दे रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस एंड स्टफ। तो एंड देन इवेंचुअली इट ट्रिकल्स डाउन एंड टू द लोएस्ट लेवल। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम की तरफ जाता जा रहा है। मैं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जिसमें आप दोनों की राय चाहिए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके हाथ मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में हर चीज़ अवेलेबल है। जब एम्प्लॉयज़ के पास और आपके जॉब सीकर्स के पास इतनी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस डिजिटलाइजेशन के अंदर एचआर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, उसका क्या रोल है? हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ एचआर? देखिए, एचआर का बहुत सारे जो एचआर के टिपिकल रोल्स थे वो एचआर के पास नहीं रहे। अगर आप वर्कफोर्स प्लानिंग करते थे तो आपका लाइन मैनेजर खुद अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग कर लेता है, इसलिए कि डेटा अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, वो कर लेते हैं। टैलेंट का हंट है तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आपका लाइन मैनेजर भी टैलेंट की सर्च में अपने खुद कर लेता है। तो अब एचआर को डिजिटल एज में टू बी सक्सेसफुल, पहले तो ये बात है कि ट्रेडिशनल रोल एचआर का आधे से ज़्यादा रोल जो रिकॉर्ड कीपिंग और डेटा मैनेजमेंट का था वो अब एचआर का रोल नहीं है। वो एक आउटसोर्स एक फंक्शनैलिटी है जो कोई सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है
अब आपका जो रोल है, जो बुनियादी फ़र्क है, रिकॉर्डिंग द इवेंट्स के बजाय फोरकास्टिंग द इवेंट्स, दैट इज़ That's the future of that's the HR. future of HR. For that you need to be analytical, you need to understand your business. And Salman, what is your take? यार he's very accurately said कि you first of all forecasting वाला aspect is the foremost. Number second, देखो technology has helped us a lot. बहुत सारे ऐसे रोल्स थे कि जिनके लिए आप पहले फॉर्म्स फ्लोट करते थे और ये वो, एंड थिंग्स हैव नाउ मूव टू सिंपल क्लिक्स on the systems. Employee has the access to everything. He can simply put in his basic function. मैं आपको for leave form put in कर दिया, boss के पास automatically चला गया. In fact, up to some systems are so advanced कि employee has access on his smartphones कि वो कैसे कर ले. So the digital aspect has basically helped HR department a lot in actually gaining access to information on a very बहुत सारी information को बहुत समराइज करके अपने सामने ला के टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस फॉर द फ्यूचर. समराइजेशन की बात कर रहे थे आप दोनों ने, इस समुद्र को कूजे में बंद किया, हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एचआर को बात की और आपने बड़े खूबसूरत तरीके से तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया. आप दोनों का बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम नाज़रीन के लिए बहुत मुफीद रहा होगा. हम ईगल आई प्रोग्राम के ज़रिए हम बिज़नेस के मुख्तलिफ फंक्शंस के बारे में, उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे. आप सबका भी बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.